नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एडवर्स पोजेशन। एडवर्स यानी विपरीत, पोजेशन यानी कब्जा या आधिपत्य। एग्जैक्टली इसका क्या अर्थ होता है? तो उसमें हम कह सकते हैं कि होल्डिंग पोजेशन अंडर अ क्लेम ऑफ टाइटल इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द ट्रू ओनर। यानी कि आप किसी चीज़ का कोई पोजेशन रखते हैं जिसको कि आप क्लेम करते हैं कि भाई ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, और जो कि अगेंस्ट होता है, विरुद्ध होता है किसके? उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर के। साधारण शब्दों में अगर इसकी एक एग्जांपल दी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है कहीं पर सिचुएटेड, और मेरी प्रॉपर्टी पर वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो हल चलाना शुरू कर देता है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। और ये सब करते वक्त उसकी सोच क्या है? उसकी सोच ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब क्योंकि वो ये सोच रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो कि एक्चुअल में रियल ओनर मैं हूँ, उसका वो मालिक है, तो अगर वो ऐसा सोच रहा है कि वो उसका मालिक है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली उसका पोजेशन भी उसी के पास है। तो इसे कहा जाता है एडवर्स पोजेशन। अब इसको एडवर्स पोजेशन या विपरीत कब्जा या आधिपत्य जो है वो क्यों कहा जा रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसका रियल ओनर तो मैं हूँ, और अकॉर्डिंगली उसका जो पोजेशन है वो भी मेरे पास है। क्योंकि आप जानते हैं ओनरशिप और पोजेशन, अगर आपने पढ़ा है जूरिस्प्रूडेंस में, कि भाई जिसकी ओनरशिप होगी उसका पोजेशन होगा। और पोजेशन जो है वो इमीडिएट भी हो सकता है और मीडिएट भी हो सकता है। यानी कि वो ज़मीन एकदम मेरे पास है वो भी हो सकता है, और वो ज़मीन मेरे किसी नौकर के पास या एजेंट के पास है या किसी और व्यक्ति के पास है तो वो मीडिएट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पोजेशन या ये कब्जा जो विपरीत इसलिए हो गया कि भाई ये मेरे पास होना चाहिए था पर ये है किसी और व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ और पोजेशन भी मेरे पास है। इसलिए इसको कहा जाता है विपरीत कब्जा या विपरीत आधिपत्य। अब क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इसमें ज़्यादातर जो ज़मीन जो है उसी के विवाद उत्पन्न होते हैं जहाँ पर कि एडवर्स पोजेशन होता है। एडवर्स पोजेशन को लेकर जो कुछ प्रोविज़न है वो आपको लिमिटेशन एक्ट के उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी। फर्दर इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर जो एडवर्स पोजेशन है किसी ज़मीन का किसी प्राइवेट व्यक्ति के अगेंस्ट है तो उसकी प्रोविज़न अलग से है, और अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो फिर उसकी प्रोविज़न अलग से की गई है। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 12 साल के अंदर अंदर मैं कोर्ट मूव कर सकता हूँ, कोर्ट जा सकता हूँ, और जो भी व्यक्ति इस तरह का कोई क्लेम कर रहा है उसको वहाँ से रिमूव करवा सकता हूँ। ये 12 साल का जो पीरियड है मेरे लिए है। पर मेरी जगह अगर कोई गवर्नमेंट है, सरकार है, चाहे वो राज्य की है चाहे वो सेंटर की है, तो उनके पास पीरियड जो है वो 30 साल का है। 30 साल का इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट लैंड जो है बहुत ज़्यादा फैली होती है, उसका एरिया बहुत वास्ट है, तो इसलिए उसका जो पीरियड है वो भी 30 साल किया गया है। अब सवाल आता है कि 12 साल या 30 साल के बाद क्या होगा? तो 12 साल या 30 साल के बाद मैं कोर्ट तो जा नहीं सकता, कोई एक्शन ऐसे एडवर्स पोजेशन के खिलाफ तो ले नहीं पाऊंगा, बल्कि इसके विपरीत जिसने एडवर्स पोजेशन वहां पर किया हुआ है 12 साल के बाद और 30 साल के बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उसको क्लेम कर सके, यानी कि उसका रियल ओनर बन सके। हालांकि उसको बहुत सी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी और ये इतना आसान होता भी नहीं है, पर एक तरह की अपॉर्चुनिटी उसके पास रहती है कि वो उसका टाइटल क्लेम कर सकता है। नो द सेकंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भाई लॉ इस चीज़ को सपोर्ट क्यों कर रहा है ना? देखने में ये चीज़ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी गलत लगती है कि भाई एक आदमी जो कब्जा कर रहा है दूसरे की लैंड पर, ठीक है, जाने में या अनजाने में, और वो ये समझ रहा है कि मैं मालिक हूँ इसका, और जो ट्रू ओनर रियल ओनर है जिसका नाम कागजों में है, जिसका जमाबंदी में नाम है, जिसके नाम पर और रिकॉर्ड, उसको आप कह रहे हो कि भाई आपका जो राइट है वो खत्म हो गया है। तो ये जो क्यों कर रहा है लॉ? तो यहाँ पर जो लॉ है उसका कहना है कि भाई हम मदद करते हैं उसकी जो विजिलेंट है, जो चौकन्ना है अपने अधिकार के प्रति। अगर आपकी कोई ज़मीन है और आपको पता नहीं है और आप सोए रहते हो 12 साल या गवर्नमेंट के केस में 30 साल, तो फिर हम आपको वहाँ पर मदद नहीं करेंगे। नो बात करते हैं अब उस व्यक्ति की जिसने एडवर्स पोजेशन किया है। उसको एडवर्स पोजेशन लेने के बाद 3 चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी पड़ती हैं, जिनको कि कहा गया है नेक वी, नेक क्लाम, नेक प्रिकैरियो। कि भाई मेरा जो पोजेशन है ना तो मैंने बाय फोर्स किया है, यानी कि मैंने ज़बरदस्ती करके नहीं लिया है, ना ही मैंने चोरी छुपे या सीक्रेटली किया है, और ना ही मैंने विद द परमिशन ऑफ ऑनर किया है, यानी कि जो इसका ऑनर है उसकी परमिशन भी मैंने नहीं ली है, ना मैंने ज़बरदस्ती की है, ना ही मैंने सीक्रेटली किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि ये लैंड मेरी है और ये मेरे पास रहनी चाहिए, और मैं
जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इसका ट्रू ओनर हूं, मैं उसके टाइटल को चैलेंज कर रहा हूं। इसमें और भी कई बातें उसको बतानी पड़ेंगी, जैसे कि भाई आपका पोजेशन कब शुरू हुआ था और आपके पोजेशन का फैक्ट जो था वो ऑनर को पता था कि नहीं पता था। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एडवर्स पोजेशन, किसका पीरियड कितना हुआ है, और ये जो था वो कंटिन्यूटी में था, यानी कि ऐसा तो नहीं कि बीच में आपने कहीं गैप दिया है, और अगर आपने गैप दिया है तो फिर आपका क्लेम अधूरा पड़ जाएगा। और ये पब्लिकली था, यानी कि ओपन था, एवरीबडी नोज कि आप वहाँ जाते हैं, आप हल जोतते हैं या आप और कोई काम कर रहे हैं। और साथ में ये एक क्लेम था जो कि क्लियरली था, साफ था, जो कि ट्रू ऑनर के क्लेम के अगेंस्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये एडवर्स पोजेशन अराइज कब होता है। तो ये अराइज तब होता है जब कोई व्यक्ति राइटफुली या रॉन्गफुली, यानी कि सही तरीके से या गलत तरीके से ये समझना शुरू कर दे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन मेरे पास है, तब उसका जो पोजेशन है वो ऑटोमेटिकली हॉस्टाइल हो जाता है या एडवर्स हो जाता है किसके पोजेशन के साथ, जो कि उसका ट्रू ऑनर होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी मेरी है और व्यक्ति को दूसरा है उस पर, और वो ये सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जिस समय से वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है, एडवर्स पोजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। नाउ इसमें एक बात और गौर करने लायक है, मेयर पोजेशन जो है चाहे वो कितना भी लंबा हो, वो अपने आप में एडवर्स पोजेशन नहीं होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो मेरे पास पिछले 40 सालों से है और वो किसी को बिलोंग करती है, पर मेरा जो एनिमस है या मेंटल एलिमेंट है वो वहाँ पर ये नहीं है कि मैं इसका ओनर हूँ, मैं उसको यही समझ रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी किसी और की है, मैं इस पर सिर्फ काम कर रहा हूँ, इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में फिर वो एडवर्स पोजेशन नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में जो पोजेशन का जो टॉपिक होता है उसमें पढ़ा भी होगा, एनिमस जिसको कहा जाता था। ये जो एनिमस या जो मेंटल एलिमेंट है ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। यानी कि आपकी धारणा जो है या आपकी सोच है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, पर उसका होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और अगर वो वहाँ पर नहीं होगी तो फिर आपको एडवर्स पोजेशन जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से पहले, अगर वो प्राइवेट है, या फिर गवर्नमेंट जो है 30 साल से पहले सूट फाइल कर देती है इस तरह के एडवर्स पोजेशन के अगेंस्ट, तो फिर एडवर्स पोजेशन का पीरियड जो है एकदम से उस वक्त रुक जाएगा जिस दिन से ये सूट फाइल हो जाएगा। साथ में ये जो डॉक्ट्रिन है एडवर्स पोजेशन की, देखा जाए तो इसका कुछ रिलेशन जो है वो लैंड रिफॉर्म के साथ भी हो सकता है, जहां पर कि जो मजदूर होते थे वो जमींदारों के खेतों में काम करते थे और शायद उनकी कन्वीनियंस के लिए भी इसको यूज़ किया गया हो कि भाई जो उस पर हल चला रहा है, जो देख रेख कर रहा है काफ़ी सालों से, तो ये उसके फेवर में जो लैंड है, ज़मीन है, जो कर दी जाए या उसको थोड़ी सी एक फैसिलिटी दे दी जाए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं इस डॉक्ट्रिन के क्रिटिसिज्म पर, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रॉन्ग डूअर को फेवर करती है। यानी कि जो आदमी गलत कर रहा है, जो किसी की लैंड पर कब्जा कर रहा है या वहाँ ट्रेसपास कर रहा है, तो ये तो उसको फेवर कर रही है कि भाई आप तो कब्जा करो और 12 साल या 30 साल के बाद जो है आपको तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो किसको मिल रही है, वो मिल रही है रियल ओनर को, यानी जो असल में उस ज़मीन का मालिक है उसको सज़ा दी जा रही है और रॉन्ग डूअर को एक तरह से रिवार्ड दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि ये अननेसेसरी लिटिगेशन को जन्म दे रही है कि भाई ज़मीन किसी की है, उसके जो कागज़ भी हैं, उसका जो रिकॉर्ड भी है, कोई दूसरा आदमी इस पर कब्जा कर रहा है और अपनी ही ज़मीन को छुड़वाने के लिए उसको लिटिगेशन में जाना पड़ रहा है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि भाई इसमें कहा गया है कि लॉ एट द विजिलेंट, यानी कि अगर कोई जागरूक है या चौकन्ना है तो उसके लिए तो लॉ फेवर करता है, पर अगर कोई डॉर्मेंट है या सोया रहता है अपने अधिकारों पर तो फिर लॉ उसकी फेवर नहीं करता है। तो ये ठीक है कि भाई एक रियल ऑनर को चौकन्ना होना चाहिए, पर क्या जो रॉन्ग डूअर है उसको चौकन्ना नहीं होना चाहिए कि भाई वो किसी के ज़मीन पे जाकर कब्जा कर रहा है, अगर वो पूरी तरह से गलत है, पर अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो क्या उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए कि उसको भी विजिलेंट या चौकन्ना रहना चाहिए कि वो दूसरे की लैंड पर इंक्रोचमेंट ना करे। फोर्थ पॉइंट ये है कि इस डॉक्ट्रिन का उपयोग जो है वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट पर्सन को जनरली पता होता है कि उसकी लैंड कहाँ है, कितनी है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर इसका जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है वो गवर्नमेंट लैंड के अगेंस्ट किया जाता है, जहाँ पर कि कब्जे किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसे कब्जे मिल जाएंगे अपनी सराउंडिंग में या अपने स्टेट में कि जहाँ पर गवर्नमेंट लैंड पर जो है अननेसेसरी कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकते हैं। और जनरली वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ भी इनकी सांठगांठ होती है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, और क्योंकि वो लैंड किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करती है तो प्राइवेट पर्सन भी जनरली उस पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं।
हालांकि इसको प्रूव करना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, पर फिर भी एक तरह की जो एक केओस है वो क्रिएट हो जाता है, एक तरह का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, उसमें लिटिगेशन भी इंक्रीज हो जाती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, टाइम लगता है और अननेसेसरी आप पैसा या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उसमें। तो ये था एडवर्स पोजेशन का टॉपिक। धन्यवाद।